ओके बच्चों, तो एसी अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन को उसका डिस्कशन करना है। कुछ एक दो छोटे छोटे पॉइंट कभी कभी बच जाते हैं, जैसे एक पॉइंट कल बच गया था, वॉटलेस करंट क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है ना। वॉटलेस करंट का कॉन्सेप्ट अपन जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था एसी सर्किट में जो एवरेज पावर आती है वो आती है आई आर एम एस, वी आर एम एस, कॉस फाई। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने। इसको v इंटू आई भी लिख सकते हैं ना अपन, v को पहले लिखो तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ये एवरेज पावर आती है एसी सर्किट में। इसमें जो आई आर एम एस कॉस फाई वाला टर्म है, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आपने वोल्टेज के अलोंग करंट का कंपोनेंट ले लिया। आई और v इनमें फेज डिफरेंस होता है, आई और v में फेज डिफरेंस होता है। तो आई आर एम एस कॉस फाई ऐसा लग रहा है जैसे अपन ने वोल्टेज के अलोंग करंट का कंपोनेंट ले लिया, आई आर एम एस कॉस फाई। तो करंट का एक कंपोनेंट पावर में इंक्लूड हो रहा है, दिख रहा है आपको, है ना। करंट का एक कंपोनेंट है जिससे पावर आती है, तो करंट का दूसरे कंपोनेंट से पावर नहीं आ रही है। यहां से आपको ये भी समझ में आ रहा है कि करंट का जो साइन फाई वाला कंपोनेंट है ना, आई आर एम एस इंटू साइन फाई, ये पावर में इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये इससे पावर नहीं आती है। तो बस इसको है ना लोग बोल देते हैं वॉटलेस कंपोनेंट, वॉटलेस कंपोनेंट। ठीक है, पता नहीं क्या मजा आता है ऐसे ऐसे चीजें करने में। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, मतलब कोई इससे कुछ होता नहीं है कुछ भी, अब बोलते हैं पता नहीं कि उसको वॉटलेस कंपोनेंट। तो हमको बस याद रखना है कि भाई इसको वॉटलेस कंपोनेंट बोलते हैं, है ना। हाँ, तो मतलब हाँ बिल्कुल सही गोपाल, है ना, थोड़ी सी अजीब अजीब चीजें भी करते हैं कभी कभी साइंटिस्ट लोग। अच्छा, बोल दिया उन्होंने, ठीक है, तुम्हारे पास रखो ना बोल के, मतलब हम इससे किसी को पता हो नहीं पता हो तो इससे वो इंजीनियर कैसे अच्छा नहीं बनेगा। मतलब इसमें साइंस का क्या रोल है, कुछ कुछ भी करते हैं यार कभी कभी। ठीक है, चलो, हर चीज का नाम रखना है, हर चीज को कुछ बोलना है, मतलब चलो ओके। तो ये अपन ने अब, अच्छा फीलिंग सारी जो भी है वो असाइड करो भैया, पूछ लेते हैं लोग इसको क्वेश्चन कि व्हाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या होता है, तो वो हमें याद होना चाहिए कैसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अपन, आई का साइन फाई वाला कंपोनेंट व्हाटलेस कंपोनेंट। ठीक है, ओके। हाँ वही तो रचित, चलो ठीक है, अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो अपना एसी का जो एक छोटा सा चीज थी वो कंप्लीट हो गई, और भी एसी में कुछ आएगा तो वो देखते जाएंगे अपन। व्हाटलेस सुनने में लगा पावरलेस, हाँ वो पावरलेस ही तो है, और क्या। करंट का वो वाला कंपोनेंट जिससे पावर नहीं आती है उसको व्हाटलेस कंपोनेंट बोल दिया। ठीक है, ओके। अब हमारा डिस्कशन करना था बिगिनर बॉक्स 1 2 3 का, तो फटाफट आप अपने पास बिगिनर बॉक्स ओपन कर लीजिए, मैं मेरे पास ओपन कर रहा हूँ। तो बिगिनर बॉक्स 1 से स्टार्ट करते हैं हम, बिगिनर बॉक्स 1 से स्टार्ट करते हैं। चलो मैं बिगिनर बॉक्स 1 ओपन हो चुका है मेरे पास। तो बताओ BB1 टोटल 15 क्वेश्चन है, क्या डाउट है। फोर्थ फोर्थ नंबर डाउट आया मेरे पास। In AC voltage is given by this, then the mean value of voltage calculated over the time interval of t/2 second। ये t/2 कहाँ से कहाँ है ये थोड़ी बताया आपको। t/2 टाइम इंटरवल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ना। तो किसी भी जनरल t/2 इंटरवल में तो मीन वैल्यू 0 भी आ सकती है, याद है। आपने जो एसी सिग्नल दिया है उसमें बस t/2 इंटरवल में आपको उसकी मीन वैल्यू चाहिए। तो अगर कोई यहाँ से यहाँ का t/2 इंटरवल ले लेगा तो उसको मीन वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी। समझ में आ रहा है गोपाल, यस। तो किसी भी जनरल t/2 टाइम इंटरवल में मीन वैल्यू 0 हो सकती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको देखना है। चलो अब 7th भी आया मेरे पास डाउट। एसी वोल्टेज दिया हुआ है, इज अप्लाइड अक्रॉस अ डीसी वोल्ट मीटर, द रीडिंग विल बी। डीसी इंस्ट्रूमेंट्स तो रीड ही नहीं कर पाते ना एसी को, वो क्योंकि देखो इसकी फ्रीक्वेंसी तो अच्छी खासी है, देखो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो डीसी इंस्ट्रूमेंट तो रीड ही नहीं कर पाएगा, वो इतना तेजी से पोटेंशियल फ्लक्चुएट कर रहा है, कुछ रीड ही नहीं कर पाएगा, 0 रीडिंग आ जाएगी। तो आंसर 0 हो गया इसका 7th का। ठीक है, चलो
और कुछ डाउट है क्या BB1 में, बताइए। एनी अदर डाउट इन BB1? DC की एवरेज रीड करता है, AC में वन टाइम पीरियड में एवरेज 0। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा भी बोल सकते हैं। DC इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एवरेज वैल्यूज, DC इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एवरेज करंट एंड एवरेज पोटेंशियल, बट AC का एवरेज 0 है, इसलिए आंसर 0 हो जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हो आप। चलो और कोई डाउट बिगिनर बॉक्स 1 में? देखो जल्दी से। नहीं, चलो BB1 कंप्लीट, BB2 पे आ जाते हैं फिर। BB2 में 12 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझको। एक डाउट आया है, सर अगर F बहुत हाई हो तो क्या एक्सेल को ओपन सर्किट मान सकते हैं क्या? हाँ मतलब ओपन सर्किट तो नहीं, मतलब सर्किट में करंट बहुत कम आएगा, ओपन सर्किट तो नहीं मानेंगे, बस करंट कम आएगा सर्किट में, ये बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सेल विल बी हाई रेजिस्टेंस, पर ऐसा नहीं कि उसको ओपन बोल देना। ठीक है, चलो अब BB2 के जो डाउट हो बता दो। एक तो मुझे क्वेश्चन नंबर 9 मिल रहा है। इन AC सर्किट द इंस्टेंटेनियस करंट इज 0 व्हेन द इंस्टेंटेनियस सोर्स वोल्टेज इज मैक्सिमम कनेक्टेड टू सोर्स में बी। अब आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो करंट में दिख रहा है कि पाई/2 का फेज डिफरेंस है, तो क्या हो सकता है? या तो प्योर इंडक्टर हो सकती है, या प्योर कैपेसिटर हो सकता है, या इंडक्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन में भी तो ऐसा होता है ना कि एक्सएल एक्सी का कॉम्बिनेशन भी तो 90 डिग्री फेज डिफरेंस आएगा। आ रहा है क्या समझ में? 10 पाई अपन ने याद करो निकाला था, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर होता है, आर है ही नहीं, तो एक्सएल माइनस एक्सी अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस 90, माइनस हो जाएगा तो माइनस 90 फेज डिफरेंस। ठीक है, चलो और कोई डाउट BB2 में? क्या बात है, डाउट वाउट ज्यादा आ ही नहीं रहे मतलब इसमें। इलस्ट्रेशन 26(1), इलस्ट्रेशन पे आते हैं, जस्ट अ मिनट, पहले बिगिनर बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 26 का 1 मैं देखता हूँ, 2 मिनट, पहले बिगिनर बॉक्स पूरे कर लेते हैं। चलो BB3 में आ जाओ फिर, बताओ BB3 में कोई डाउट? BB3 में कोई डाउट भेजिए। 5th नंबर आया। An inductor coil, a capacitor and AC source of RMS 24 are connected in series. When the frequency of source is varied, the maximum RMS current of 6 ampere is observed. मैक्सिमम RMS करंट कब आता है? जब रेजोनेंस होता है, तो 6 एम्पियर अगर है वो, मतलब कि रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए सर्किट में? 4 ओम का होना चाहिए, क्योंकि जो RMS करंट होता है मैक्सिमम वाला वो V/R ही तो होता है, तो रेजिस्टेंस 4 ओम मिल गया। अब बोला है if the inductor coil is connected to a battery of EMF 12 volt and internal resistance 4 ohm, what will the steady current? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बोला था इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर को AC में लगाया है, इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर को AC में लगाया है, तो इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर में रेजिस्टेंस तो लगाया नहीं था उन्होंने, तो फिर मैक्सिमम करंट 6 एम्पीयर कैसे आया? तो इस इंडक्टर के अंदर ही एक रेजिस्टेंस है, मैंने समझा था ना ये बात, इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस हो सकता है, कॉपर वायर से बनाते हैं उसको। ठीक है, तो इसी के अंदर रेजिस्टेंस है। अब इस इंडक्टर को उठा के तुमने क्या करा है, एक डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, और इसके खुद के अंदर भी 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और जो भी बैटरी लगाई है, जो बैटरी का EMF 8 ओम कर देना तो करंट आ जाएगा। ठीक है, हाँ, सेम कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 29 भी है। ठीक है, और कोई डाउट BB3 में? 8, a capacitor of capacitance 250 microfarad is connected in series with a choke coil having the inductance दे रखा है and resistance 20 ohm दे रखा है। कैलकुलेट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो निकाल सकते हो ना, F is equal to 1/2 pi root LC, और सर्किट इंपेडेंस एट रेजोनेंस, तो सर्किट इंपेडेंस एट रेजोनेंस तो ओनली रेजिस्टेंस बच जाएगा 20 ओम, इसके बी पार्ट का आंसर सिर्फ 20 ओम आना चाहिए। इसके आंसर्स में कुछ गलती करी शायद उन्होंने, फ्रीक्वेंसी का सही मैच हो रहा है और बी का उन्होंने कुछ गलत दे रखा है ना? हाँ वही, आंसर में गलती है। शायद उन्होंने ना रिएक्टेंस निकाल लिया है या कुछ, पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने, तो इसका बी हटा देना आप। चलो और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 का बी,
BB3 का आंसर गलत है, ठीक है। चलो करते हैं। और बताइए, बिगिनर बॉक्स सब कंप्लीट? बिगिनर बॉक्स पूरे मान लूं? ठीक है। अब बिगिनर बॉक्स के बाद इलस्ट्रेशंस पे आ जाओ। तो इलस्ट्रेशंस में मेरे पास एक 26 का फर्स्ट ये आया था, मैं देखता हूँ। 26 का फर्स्ट, द सर्किट इम्पीडेंस ऑफ द गिवन सर्किट। सर्किट इम्पीडेंस पूछा है, पहले वाले में पैरेलल में है, तो पैरेलल में Z कैसे निकालते हैं अपन को पता तो है। L और C पैरेलल में है, पैरेलल में 1/Z वो तथा √1/r का स्क्वायर, वहां r तो है ही नहीं, तो 1/xc माइनस 1/xl स्क्वायर, इसका रूट ले लो। तो बस Z 1/Z आ जाएगा 1/xc माइनस 1/xl। अब तुम सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। वह बोल रहा है इसमें 1/r वाला टर्म जीरो कैसे हुआ? 1/r है ही नहीं ना, वहां पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, केवल इंडक्टर और कैपेसिटर है, तो रेजिस्टर वाले टर्म को क्यों इंक्लूड करेंगे? उसको एक्चुअली जीरो नहीं, उसको हटा दिया मैंने। ऐसा मत सोचो कि मैंने उसको जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो, आपके पास एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है पैरेलल में, तो हमारा जो पूरा डेरिवेशन था ना उसमें केवल इंडक्टर और कैपेसिटर है। कैपेसिटर में कुछ करंट है, इंडक्टर में कुछ करंट है। ये जो करंट होंगे, आईसी को लिखोगे आप, जो भी पोटेंशियल लगाया है उसके आरएमएस वी नॉट बाय एक्सी, और कैपेसिटर का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है, इसको मान लो ये साइन ओमेगा टी था। मतलब बेसिक जो डेरिवेशन था ना उसमें रजिस्टर वाला टर्म ही नहीं है। आईएल को लिखोगे वी नॉट बाय एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, फिर इन दोनों को ऐड करोगे, रिजल्टेंट निकालोगे, है ना। जब इनको ऐड करने जाओगे तो ये नेगेटिव में पॉजिटिव में, तो आई नेट जो आ जाएगा वो आई सी प्लस आई एल हो जाएगा वी नॉट इंटू 1/xc माइनस 1/xl इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये आ गया रिजल्टेंट। तो दिख रहा है कि 1/z क्या है, 1/xc माइनस 1/xl। तो ऐसा मत सोचो कि मैंने आर वाले टर्म को जीरो रख दिया है, आर वाला टर्म था ही नहीं शुरू से डेरिवेशन में आर वाला टर्म था ही नहीं। क्लियर? ओके, चलो और कोई डाउट? किसी भी इलस्ट्रेशन में और कुछ भी डाउट है क्या? वर्कड आउट इलस्ट्रेशन जो होते हैं लास्ट में उनको करा? नहीं करा है अभी, वो भी करिएगा, है ना। एक्सरसाइज 1 करी क्या अभी? एक्सरसाइज 1 कुछ बच्चे मना कर रहे हैं, कुछ बच्चे, अच्छा रेस भी बोला था मैंने, हाँ रेस करी होगी। हाँ अंशुल, पैरेलल सीरीज तभी में है जो भी चीज नहीं हो सर्किट में उसको बस हटा दो। सीरीज में भी जो चीज सर्किट में नहीं है उसको हटा दो, पैरेलल में जो चीज नहीं है उसको हटा दो, ठीक है। एक्सरसाइज करी हो तो एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो पूछ लो, मॉड्यूल ओपन ही अभी मेरे पास, तो पहले मॉड्यूल फिनिश करते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो, हाँ पूरा नहीं करा आपने लेकिन जितना करा है उसमें कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लो। एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देख लिए, अच्छा ठीक है, तो अपन फिर रेस पे आ जाते हैं, है ना। लो चलो रेस ओपन करता हूं मैं, जस्ट अ मिनट। एसी की दो रेस थी, रेस 1 और रेस 2, मैंने एक साथ ही सेंड कर दी थी आपको। तो रेस 1 में मुझे दिख रहे 14 क्वेश्चंस, बताइए इनमें क्या डाउट है? नेक्स्ट चैप्टर हम इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स करेंगे, उससे पहले अपन डैम्प्ड एसएचएम, फोर्स्ड ऑसिलेशन ये सब पढ़ेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स करने से पहले सब कुछ पूरा कंप्लीट करके फिर मॉडर्न चालू करेंगे, है ना। क्योंकि तो फिर पेंडिंग रह जाता है, डिस्कशन वगैरह पेंडिंग रह जाता है नहीं तो पहले सारा एसी ईएमआई सब खत्म करेंगे डिस्कशन अपना, उसके बाद अपन मॉडर्न चालू करेंगे। एसी की रेस में बताओ कोई डाउट?
रेस 1 रेस 2 कुछ भी डाउट किसी में भी करी है ना सबने? हाँ करिए, ठीक है। तो डाउट नहीं है इसका मतलब सारे क्वेश्चन हो गए? डाउट पूछ नहीं रहा हूं मतलब खत्म सब क्वेश्चन है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एसी की रेस भी अपनी हो गई। मैं असाइनमेंट सेंड करता हूँ आज एसी का, एक पिछली क्लास में करने वाला था लेकिन थोड़ा लेट हो गया मैं। ठीक है, आज एक ऐसी असाइनमेंट सेंड करेंगे। ठीक है, चलो। अब एसी के बाद हम अभी थोड़ा सा डैम्प्ड एसएचएम और फोर्स्ड ऑसिलेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डैम्प्ड एसएचएम एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कशन से पहले कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज समझते हैं अपन। देखो, एक वॉल से स्प्रिंग कनेक्टेड है, आइडियल स्प्रिंग। उससे मैंने एक मास कनेक्ट कर दिया और एकदम स्मूथ सरफेस पे रखा है और कोई फोर्स नहीं है इस पे। ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन थी जिसको मैंने x इक्वल टू 0 बोला। यहाँ से मास को मैं x डिस्टेंस डिस्प्लेस करता हूँ, मास को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। यहाँ पर मास का अगर अपन विधि देखे, ध्यान दीजिएगा सब बच्चे। हाँ वही गगनदीप है ना, मुझे पता है वो नहीं हुआ था। ठीक है, तो मास को अगर एक डिस्टेंस डिस्प्लेस करके लाए तो देखो इस पे kx का पीछे फोर्स लगेगा जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, हम अगर इक्वेशन लिखे मास के एक्सेलरेशन की, तो क्योंकि मैं x की डायरेक्शन में मान लेता हूँ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में माना मैंने, तो हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन शुड बी माइनस के। ये इक्वेशन बनी। मास को और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको माइनस के एक्स को इधर उठा के लाओ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है d2x by dt2 प्लस k by m इंटू x इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एसएचएम की। इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आपने पढ़ा है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस कुछ इनिशियल फेज फाई। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो। सही बात है क्या? है ना, ये सब पढ़ा है आपने। ठीक है, अच्छा इसका सॉल्यूशन कैसे लेके आते हो, या आप ये कैसे लेके आते हो सॉल्यूशन, ये कैसे लेके आते हो सॉल्यूशन? डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करके सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके ये लाना, इट्स ऑल अबाउट मैथ। मैथ्स है ना ये सब, इसको सॉल्व करके ये लाना, इट्स मैथ्स। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो, अब एक और चीज समझते हैं अपन। एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर तो हमने कनेक्ट करा। कैपेसिटर का चार्ज मान लेते Q है और सर्किट से जो करंट जा रहा है वो मान लेते I है। इसकी केवीएल की इक्वेशन लिखते हैं जब इस सर्किट में हम, तो कैपेसिटर को Q बाय C पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, इंडक्टर के लिए लिखेंगे माइनस L डी बाई dt, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है इक्वल टू 0, ये लिखेंगे। बट I कैन बी रिटन एज माइनस dq बाई dt, I को माइनस dq बाई dt लिख दिया। तो यहाँ से इक्वेशन बन रही है L d2q बाई dt2 प्लस q बाय c इक्वल टू 0। वो L से डिवाइड करो तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाता है 1 अपॉन LC इंटू क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, इसका भी जो सॉल्यूशन होता है वो यही होता है ना, Q की कुछ मैक्सिमम वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज, और दोनों ही जगह यहाँ जो ओमेगा आता है उसका स्क्वायर है ये k बाय m, और यहाँ ओमेगा का स्क्वायर इज 1 अपॉन LC। ठीक है, तो चीजें इक्विवेलेंट नहीं दिख रही, ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे इक्विवेलेंसी है, यहाँ पर इक्विवेलेंसी है ना। जो यहाँ पर एक्सेलरेशन के इनटू में जो मास है, एक्सेलरेशन दैट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके इनटू में जो मास है वही यहाँ पर चार्ज के डबल डिफरेंशिएशन के साथ L था, चार्ज के डबल डिफरेंशिएशन के साथ यहाँ पर L लगा हुआ था। हाँ डाउट क्लास में बताया था मैंने ये ठीक है, चार्ज के डबल डिफरेंशिएशन के साथ यहाँ पर L था। तो जो यहाँ मास होता है वैसा यहाँ पर L होता है। यहाँ पर मास उधर L से इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ पर x
वहां पे चार्ज से इक्विवेलेंट है। एक्स का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वो चार्ज के डिफरेंशिएशन करंट से इक्विवेलेंट है। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, वो करंट के डिफरेंशिएशन डी आई बाई डी टी से इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इक्विवेलेंसी दिख रही है हमको दोनों तरफ कुछ। यहाँ पर x के इंटू में k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, वहां चार्ज के इंटू में 1/c है। सो दिस k स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन कैपेसिटी। स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको लिखते हैं हाफ के स्क्वायर, कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर को लिखते हैं क्या लिखते हैं, हाफ q स्क्वायर बाय c। तो वो यहाँ पर x के स्क्वायर पे डिपेंडेंसी थी एनर्जी की, यहाँ पर चार्ज के स्क्वायर पे डिपेंडेंसी थी। तो इक्विवेलेंसी चल रही है ना दोनों चीजों में, है ना। सो हम बोल रहा है इस टॉपिक की हेडिंग क्या है। मैं एक्चुअली बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो अभी तो फिलहाल मैं इक्विवेलेंसी बता रहा हूँ, ठीक है, इक्विवेलेंसी बता रहा हूँ। ये सारी चीजें समझ में आ रही है, इक्विवेलेंट एक दूसरे के। अब यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी को अपन मोमेंटम बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। मास के इक्विवेलेंट एल है, वेलोसिटी के इक्विवेलेंट आई है, एल इंटू आई को अपन फ्लक्स बोलते हैं। याद करो मोमेंटम कंजर्वेशन का एक लॉ होता है और फ्लक्स कंजर्वेशन का भी लॉ पढ़ा है आपने। मोमेंटम कंजर्वेशन का एक लॉ होता है और फ्लक्स कंजर्वेशन का भी लॉ पढ़ा है ना। दो इंडक्टर को साथ में जोड़ दो तो फ्लक्स कंजर्व रहता है, उधर दो मासेस जब टकराते हैं तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। चलो अच्छा, एक्सेलरेशन इनटू एम करो, ये एम ए करो तो फोर्स मिलता है, एम इंटू ए फोर्स मिलता है, ठीक है। उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर एल इंटू ए के इक्विवेलेंट है डी आई बाई डी टी, वो हमको ईएमएफ मिलता है। फोर्स को अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, और जो ईएमएफ है उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी बोलते हैं। इक्विवेलेंसी समझ में आ रही है, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ईएमएफ और मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज फोर्स, ठीक है। तो सब चीजें कंपेयर कर सकते हैं अपन, और आइडेंटिकल टाइप की इक्वेशन है, दोनों तरफ इक्वेशंस आइडेंटिकल टाइप की। चलो दोनों तरफ एसएचएम हो रहा है, दोनों तरफ सब कुछ हो रहा है ना, ठीक है। तो ये कंपैरिजन याद रखना है अपन को। अगर ये कंपैरिजन याद है तो आप मुझे ये बताओ कि एक मेरे पास इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है, उसके टर्मिनल से मैंने एक कैपेसिटर जोड़ा और यहाँ एक और कैपेसिटर जोड़ दिया और मैंने सर्किट स्विच ऑन कर दिया, सर्किट मैंने स्विच ऑन कर दिया। ये सब सारी चीजें आपस में t इक्वल टू 0 पर कनेक्ट कर दी मैंने, ये सब चीजें आपस में t0 पे कनेक्ट कर दी, ठीक है। t0 पर एक कैपेसिटर में चार्ज था Q और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, अनचार्ज। कैपेसिटी मान लो दोनों की C है, और t0 पर मैंने तीनों चीज को कनेक्ट कर दिया। तो क्या इस सर्किट को तुम मास और स्प्रिंग वाले सिस्टम से मॉडल करके बता सकते हो कि इसके जैसा स्प्रिंग मास सिस्टम कैसा होगा, इसके जैसा स्प्रिंग मास सिस्टम कैसा होगा, बता सकते हो क्या? पुली नहीं रहेगी, ठीक है। सी की जगह 2C नहीं बेटा, ये दोनों सी में एक सी चार्ज है एक सी अनचार्ज है, तो इनको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते आप। यह सिद्धेश ने बिल्कुल सही बोला। देखो इंडक्टर में कोई करंट था नहीं, इंडक्टर इज इक्विवेलेंट टू मास, करंट नहीं है मतलब कोई वेलोसिटी नहीं है, एक ऐसा मास है जिसमें वेलोसिटी नहीं है। उस मास के साथ दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, उस मास के साथ दो कैपेसिटर कनेक्टेड, उस इंडक्टर के साथ दो कैपेसिटर कनेक्टेड है। कैपेसिटर्स आर इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग, कैपेसिटर्स आर इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग, तो दो स्प्रिंग कनेक्टेड है। एक स्प्रिंग में चार्ज है, चार्ज का मतलब होता है x, मतलब एक एक यहाँ पर स्प्रिंग में यहाँ पर है ना इलोंगेशन है, और दूसरी स्प्रिंग में कुछ नहीं था, तो दो स्प्रिंग से उससे एक मास कनेक्टेड है। अच्छा, इन दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आएगा, मतलब स्प्रिंग का फोर्स इक्वल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिलेटेड टू फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो ऐसी स्प्रिंग जिनके अंदर फोर्स इक्वल है वो होती है सीरीज में कनेक्टेड। इस सिस्टम को आप ऐसा स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेट कर सकते हो, एक स्प्रिंग इलोंगेटेड स्टेट में है और एक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, इस तरह का सिस्टम से कंपेयर कर सकते हो। जैसे सर्किट स्विच ऑन करोगे, जैसे सर्किट स्विच ऑन करोगे, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे कनेक्ट करोगे,
यहाँ पर फोर्स है, यहाँ फोर्स नहीं है, तो दोनों सीरीज में है, तो क्या होगा, अचानक से इस स्प्रिंग से इसमें भी फोर्स लगेगा, ये लॉन्गेट होगी और ये थोड़ा सा लेंथ कम हो जाएगी। जैसे यहाँ सर्किट स्विच ऑन करोगे, कुछ चार्ज इसमें से फ्लो कर जाएगा और दोनों पैरेलल में आने से चार्ज आधा आधा हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज आधा आधा हो गया, तो अचानक से यहाँ पर भी इलॉन्गेशन दोनों में आधा आधा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, यस। अब कुशाग्र बोल रहा है, सर वाई ब्लॉक इज नॉट इन बिटवीन स्प्रिंग। ब्लॉक इज नॉट इन बिटवीन स्प्रिंग क्यों लगाओ बेटा? यहाँ पर है ना, इस इंडक्टर के साथ पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है, तो यहाँ फोर्स कॉमन है। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिलेटेड टू फोर्स, तो तीनों एलिमेंट में फोर्स सेम होने के लिए तीनों को ऐसे सीरीज में लगाना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? यस, चलो ठीक है। तो जैसे ही सर्किट वहां स्विच ऑन करेंगे और यह वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। एक और सिचुएशन बताता हूँ, आपने पढ़ा है ना स्प्रिंग मास सिस्टम, एक स्प्रिंग से दो मास कनेक्टेड और किसी मास को वेलोसिटी दे दो, तो क्या होता है, आपने पढ़ा है ना? तो इसके जैसी ही चीज, अब मासेस मतलब इंडक्टर, दो इंडक्टर है, उनके बीच में एक स्प्रिंग मतलब एक कैपेसिटर है, दो इंडक्टर, उनके बीच में एक कैपेसिटर है, ऐसा सिचुएशन हो गया। एक मास के पास वेलोसिटी है, मतलब एक इंडक्टर में करंट है, मासेस जो भी है L1 L2, उस हिसाब से स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएंगे यहाँ पर। मासेस अगर M1 M2 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट, ये इंडक्टर का इंडक्टेंस अलग अलग कर देना, ठीक है। स्प्रिंग अगर इनिशियली नेचुरल लेंथ में तो कैपेसिटर को चार्ज मत देना। दोनों मासेस पे सेम फोर्स लगेगा ड्यू टू स्प्रिंग, तो दोनों इंडक्टर पे सेम पोटेंशियल लगेगा ड्यू टू कैपेसिटर। दिस सिस्टम इज आइडेंटिकल टू दिस सिस्टम, दोनों सिस्टम एक जैसे। यहाँ पर क्या होता है आप जानते हो, तो यहाँ पर क्या होता है ये भी जानते हो, ठीक है। उसका आपको पता है कि एसएचएम का टाइम पीरियड क्या आता है, यहाँ पर भी आपको एसएचएम का टाइम पीरियड पता है। वहां पर रिड्यूस मास सिस्टम से ओमेगा लिखते हैं, यहाँ पर भी रिड्यूस इंडक्टर के सिस्टम से ओमेगा लिखेंगे। इंडक्टर पैरेलल में तो L1 L2 अपॉन L2 L2 आ जाएगा, वैसे वहां पे M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 होता है। आ रहा है समझ में? चलो बहुत बढ़िया है ना। तो वैसे तो ये डायरेक्ट कुछ जरूरत नहीं थी ये सब चीजें जानने की, लेकिन क्या होता है कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं जिनको है ना अपन अगर मासेस वाले क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर लो या इस तरह के क्वेश्चन को मासेस में कन्वर्ट कर लो तो चीजें आसान होती है, चीजें कई बार इजी हो जाती है सॉल्व करना हमें, क्योंकि मैकेनिक्स थोड़ा अच्छा लगता है, मैकेनिक्स में चीजें लिखना हमारे लिए आसान होती है। स्प्रिंग्स का आपको सीरीज पैरेलल पता है तो आपको अच्छा लगता है, ब्लॉक और स्प्रिंग दिखती है तो ऐसे इंडक्टर वाले सिस्टम्स को आप है ना ब्लॉक और स्प्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कन्वर्जन समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया है ना। अब मेरे पास एक डाउट आया है, सर जस्ट लाइक अपन एसएचएम में फेजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, हाँ कुछ कुछ वैसी चीज है, ठीक है, ओके। तो ये हमने पढ़ा अभी कि इक्विवेलेंसी होती है स्प्रिंग मास सिस्टम एंड एलसी ऑसिलेशन, इनमें इक्विवेलेंसी काफी कुछ, इक्वेशन से एक जैसी बनती है तो इक्विवेलेंसी होना ही चाहिए, ठीक है। चलो तो ये इक्विवेलेंसी सब नोट कर लो अच्छे से, अपन आगे बढ़ते फिर। नोट हो गया क्या? इस पे क्वेश्चन क्या गगनदीप, हमने क्वेश्चंस तो कोई जरूरत नहीं है इसमें, मतलब ये आपको आते हैं, ये ऐसे ये स्प्रिंग मास सिस्टम के ऐसे क्वेश्चंस करे हुए आपने, तो क्वेश्चंस तो करे हुए, मुझे बस इक्विवेलेंसी बतानी थी, ठीक है। ओके सब नोट हो गया क्या? जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, डन। 1 मिनट का टाइम, ठीक है। ओके अब ये जो मैंने इक्विवेलेंसी वाली चीजें लिखी हटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो और टाइम बिंग में ये इंडक्टर और कैपेसिटर वाला सर्किट भी हटा रहा हूँ, इसको मैं वापस बताऊंगा, अभी फिलहाल हटा रहा हूँ मैं, थोड़ा स्पेस चाहिए हमको तो ये हटा देते हैं। अब हम समझते हैं डैम्ड एसएचएम। डैम्ड एसएचएम
डैम्ड एसएचएम। देखो प्रैक्टिकली जब भी कोई स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम करता है या एक सिंपल पेंडुलम एसएचएम करता है, जैसे सिंपल पेंडुलम मेरे पास बताने के लिए कुछ अरेंजमेंट भी है ना। ये देखो मैंने एक रस्सी से एक मास को लटका के रखा था, ये रोप दिख रही होगी आई थिंक आपको। ये देखो एक रोप है यहाँ पर, ठीक है। रोप या एक मैंने धागा सा लिया है, उससे मैंने एक हैवी सी चीज ये लटका दिया, ये डोर का नॉच पड़ा हुआ था तो उसको लटका दिया, ठीक है। इसको मैं हल्का सा टिल करके छोड़ता हूँ, तो आप सबने देखा है क्या होता है, धीरे 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 एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और बहुत देर, थोड़ा टाइम लगेगा पर बहुत देर बाद ही रुक ही जाएगा। होता है ना ऐसा, है ना। तो ये जो सिचुएशन है कि प्रैक्टिकली क्या होता है, एसएचएम जो प्रैक्टिकल होते हैं ना, उनमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि इनफाइनाइट टाइम तक एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि मेरे हाथ से यहाँ पर है ना थोड़े से रेजिस्टिव फोर्स लग रहे हैं, और ये जो पूरा सिस्टम है, रोप प्लस ये मास, ये एयर में मोशन कर रहा है। तो जब ये ऐसे एयर में मोशन कर रहा है ना, तो एयर का ड्रैग फोर्स इस पे लग रहा है, एयर का ड्रैग फोर्स लग रहा है, ठीक है। एयर ड्रैग फोर्स और जितने भी फ्लूइड्स के अंदर फोर्सेस लगते हैं वो विस्कस ड्रैग फोर्स जैसे होते हैं। आपने विस्कस ड्रैग फोर्स पढ़ा है, विस्कस ड्रैग फोर्स के जैसे ही एयर ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी होती है। विस्कस ड्रैग फोर्स पढ़ा है आपने, है ना। हाँ, वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। विस्कस ड्रैग फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड अपोजिट टू द वेलोसिटी। सही बात है। तो जो भी एयर वेयर की वजह से ड्रैग फोर्स है, उसको अपन ने यहां पर बोल दिया डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, उसको मैंने लिख दिया एफबी, फोर्स ड्यू टू डैम्पिंग। वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, और वेलोसिटी के अपोजिट होता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड अपोजिट टू द वेलोसिटी। तो इसलिए उसको मैंने माइनस बी इंटू बी लिखा है। बी इज सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिस पर ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रहा है, और ये डैम्पिंग फोर्स एक्स की डायरेक्शन ये मानी मैंने, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी मैं ये मान लूंगा। इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी के अपोजिट में डैम्पिंग का फोर्स दिखा दूंगा, मैग्नीट्यूड बीवी, और डायरेक्शन मैंने अपोजिट दिखा दी। ये बात समझ में आई? हाँ, 6 पाई था आरवी होता था वेदांत, बिल्कुल सही। तो वो वी के प्रोपोर्शनल होता है, वी के प्रोपोर्शनल होते हैं जनरली ड्रैग फोर्सेस, एयर ड्रैग फोर्सेस या जो भी फ्लूइड में ड्रैग फोर्सेस होते हैं वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल और डायरेक्शन में अपोजिट। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें तो स्प्रिंग मास सिस्टम में भी ऐसा होता है। स्प्रिंग मास सिस्टम में भी एयर ड्रैग फोर्स बीवी टाइप अपन ने दिखा दिया। याद रखो मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ फ्रिक्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो नीचे सरफेस से फ्रिक्शन है वो नहीं बता रहा मैं। फ्रिक्शन को तो मैं मान रहा हूँ जीरो ही है, हम बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे मास को लगा के रखा था। या आप ऐसा मान सकते हो कि मैंने ना इस मास को वर्टिकली लटका रखा है, तब तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ पाएगा, फिर तो कोई सरफेस पे मास चल ही नहीं रहा है। इन दैट केस जो डैम्पिंग हो रही है दैट इज ड्यू टू एयर ड्रैग ओनली, ठीक है। तो हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एयर ड्रैग की बात कर रहे हैं। तो एयर से जो ड्रैग फोर्स लग रहे हैं वो मैंने बीवी जैसा मान लिया। आप ये मान लो कि स्प्रिंग वर्टिकल एसएचएम कर रही है तो उसमें तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं आएगी फिर तो। ये पॉइंट क्लियर, हम फ्रिक्शन की बातें नहीं कर रहे, ठीक है। चलो, तो ये एयर ड्रैग फोर्स भी लगा दिया मैंने। अब इक्वेशन मुझे चेंज करना पड़ेगी, kx के साथ साथ एक एयर ड्रैग का फोर्स भी दिखाना पड़ेगा, वो भी दिखाओ। वो बीवी को इधर उठा के लेके आओ, तो यहाँ पर एक बीवी वाला टर्म भी आ जाएगा, ठीक है। जब हम मास से डिवाइड करेंगे तो b बाय एम इंटू वी, बी को लिख सकते हो dx बाय dt प्लस k बाय एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन सही है क्या, समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, k बाय m को तो हम ओमेगा स्क्वायर लिखते थे, अभी हमने पढ़ा था कि नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की स्प्रिंग मास सिस्टम की, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो k बाय रूट k बाय में आती है। तो इस k बाय m को ओमेगा स्क्वायर लिख लो। ये जो b बाय m जो टर्म है ना, इसको मैं एक नई चीज डिफाइन कर देता हूँ। b बाय 2m को मैंने बोल दिया गामा, b बाय 2m को मैंने बोल दिया गामा। क्या बोल दिया? गामा, ठीक है। b बाय 2m को मैंने बोल दिया गामा, इसको बोल दिया डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट या डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ा नॉमेनक्लेचर में गड़बड़ है, कई किताबों में इसको डैम्पिंग कोफिशिएंट बोलते हैं और इसे डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे नाम चलता है ना।
तो वो ध्यान रखना। यूनिट से समझ में आ जाएगा कौन सी चीज क्या है। इस बी की यूनिट अलग होगी और इसकी यूनिट अलग होगी, तो यूनिट से थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इस बी बाय एन को मैं 2 गामा लिख दूं तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, d2x by dt2 प्लस 2 गामा इंटू dx by dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करें, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथ से इसको सॉल्व करना। तो मैं सॉल्व करूं कि मैं डायरेक्ट मैथ्स का रिजल्ट यूज कर लूं, बताओ क्या करना चाहिए। रचित बोल रहा है इसको सॉल्व करना अभी नहीं आता, बच्चे बोल रहे हैं करते हैं सॉल्व। अरे यार बहुत तुम लोग सॉल्व करने के पीछे पड़ रहे हो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैथ्स में भी पढ़ाएंगे नहीं वो, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, एक्स की पावर डबल डिफरेंशियल में देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये आपके कोर्स में ही नहीं है। अब आपके कोर्स में नहीं है तो मैंने भी थोड़ी पढ़ा होगा जब मैं पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत सीखा है मैंने। बच्चे बोल रहे फिर तो करवाओ, होकर टाइम खराब कर रहे हो मतलब तुम, है ना। देखो एक्स का डबल डिफरेंशिएशन, एक्स का सिंगल डिफरेंशिएशन और एक्स का टर्म, एक्स के डिफरेंशिएशन के बाद जो टर्म्स आते हैं वो ये इक्वेशन पूरी सेटिस्फाई हो जाए, इसके लिए एक्स की जो इक्वेशन हो सकती है वो हो सकती है सम कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट a इंटू ई टू द पावर सम ई टू द पावर, हम कुछ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ई टू द पावर समथिंग, सम कुछ मैंने वैल्यू लिख ली, मैं कुछ एक्सप्रेशन चूज करने की सोच रहा हूँ, कुछ एक वेरिएबल बोलो ए बी सी डी कुछ ले लेते हैं, मान लो कुछ मैंने ले लिया डी, डी टी, ई की पावर डी टी ले लिया, या लेमडा ले लेते, लॉ लेमडा, ई की पावर लेमडा टी ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू ले लिया मैंने ए इंटू ई की पावर लेमडा टी। अब अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो dx by dt आ जाएगा a लेमडा e की पावर लेमडा t, और डबल डिफरेंशिएशन में लेमडा का स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन आएगी। अब ये x और x का डबल डिफरेंशिएशन, ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो सारी वैल्यू यहाँ पर उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलने वाली है, देखो a लेमडा स्क्वायर, a कॉमन ले लिया सब में से, प्लस 2 गामा लेमडा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल ये बनेगा ना, इंटू ई की पावर इंटू e टू द पावर लेमडा टी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी ना, बताओ, ठीक है। चलो अब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो, तो ए तो जीरो नहीं लेंगे, बिकॉज ए जीरो नहीं लेंगे तो आपका सॉल्यूशन ही जीरो हो गया, वो भी जीरो नहीं लेंगे, ई की पावर लेमडा टी भी जीरो नहीं लेंगे, वो जीरो लेंगे तो सॉल्यूशन जीरो हो गया, तो ये वाला टर्म जीरो ले लेंगे, है ना। तो ये सही सॉल्यूशन हो सकता है, ये मैंने जो एज्यूम करा है ये सही सॉल्यूशन हो सकता है अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाए, ये वाला टर्म अगर जीरो हो जाए तो मैंने जो सॉल्यूशन लिया वो सही हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज दैट lambda square plus 2 gamma lambda plus omega square must be 0 for this to be a solution, ये सॉल्यूशन होने के लिए ये होना चाहिए। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, यही होगा ना सॉल्यूशन। अब इसमें से फटाफट देखो 4 और ये कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया माइनस गामा प्लस माइनस रूट ओवर गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई, ठीक। अगर गामा बड़ा हुआ ओमेगा से, इफ गामा इज ग्रेटर देन ओमेगा, इफ गामा इज ग्रेटर देन ओमेगा, गामा ओमेगा से बड़ा है, तो देखो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आ जाएगा लेमडा का वो रियल सॉल्यूशन आ जाएगा, गामा अगर ओमेगा से बड़ा हुआ तो रियल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इफ गामा इज ग्रेटर देन ओमेगा तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस गामा प्लस माइनस रूट ओवर गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये अपन सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है, वही चीज लिख दी है मैंने। पर अगर गामा छोटा हुआ ओमेगा से, गामा इक्वल टू ओमेगा हुआ तो भी तुम लिख सकते हो, लेमडा इक्वल टू माइनस गामा आ जाएगा, माइनस गामा आ जाएगा, और अगर गामा छोटा हुआ ओमेगा से तो इमेजिनरी सॉल्यूशन आएंगे,
तब लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा माइनस गामा प्लस माइनस रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इंटू आयोटा। ये आएगा ना, देखो ठीक है, देखो अच्छे से, कुछ नहीं है, मैंने क्वाड्रेटिक के जो भी चीजें होती है वो लिखा है। गामा ग्रेटर देन ओमेगा पे सॉल्यूशन क्या होगा, ये रियल सॉल्यूशन है। गामा लेस देन ओमेगा पे क्या होगा, ये सब मैंने लिख दिया है ना। अब गामा ग्रेटर देन अगर ओमेगा है तो लैम्डा की वैल्यू देखो, यहाँ पर मैं ये बीच में एक माइनस साइन था, तो लैम्डा नेगेटिव आ रहा है, दोनों ही लैम्डा नेगेटिव आ रहा है। इफ गामा इज ग्रेटर देन ओमेगा, लैम्डा नेगेटिव आ रहा है ना, बिकॉज गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस टर्म विल बी लेस देन गामा, और यहाँ पर माइनस गामा है तो प्लस साइन लेने पर ये टर्म छोटा है मैग्नीट्यूड में तो नेगेटिव आएगा, माइनस में तो नेगेटिव आएगा ही। सो लैम्डा इज नेगेटिव, दिस लैम्डा इज नेगेटिव। मैंने जो सॉल्यूशन लिया वो सही हो सकता है और ये लैम्डा नेगेटिव है, ठीक है। लैम्डा नेगेटिव है मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सॉल्यूशन आ गया। सो एक सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा आ रहा है जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि आपका सिस्टम जो है उसको आपने डिस्प्लेस करके छोड़ा, तो डिस्प्लेसमेंट धीरे 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 कम होकर जीरो हो रहा है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होकर जीरो हो रहा है। गामा ग्रेटर देन ओमेगा की सिचुएशन अगर मैंने मान ली तो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है कुछ कांस्टेंट a इंटू ई टू दी पावर, वो जो सॉल्यूशन था मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो आ रहा है मेरे पास गामा प्लस रूट ओवर गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस आ जाएगा अगर मैंने कॉमन लिया है, या प्लस माइनस ही माइनस प्लस कर देते इसको, इंटू टी, क्योंकि e की पावर में नेगेटिव टर्म है तो दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सॉल्यूशन। टाइम के साथ x रिड्यूस होते जाएगा, बहुत तेजी से रिड्यूस होते जाएगा, अल्टीमेटली जीरो हो रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि आपने ना स्प्रिंग मास सिस्टम में मास को खींच के छोड़ा तो मास है ना धीरे 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 वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुक गया। यही हो रहा है ना, कोई एसएचएम जैसी चीज नहीं हो रही। यस, गामा का नाम क्या था, गामा वाज डैम्पिंग कांस्टेंट या डैम्पिंग कांस्टेंट, गामा वाज डैम्पिंग कांस्टेंट। चलो, तो एक सॉल्यूशन तो ये होता है, इसमें एसएचएम जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन को हम है ना ज्यादा हमारा कोई काम की नहीं है, एसएचएम जैसा होता नहीं है। इस सिचुएशन को हम बोल देते हैं ओवर डैम्प्ड सिचुएशन। इतना ज्यादा डैम्पिंग है, इतना ज्यादा डैम्पिंग है कि वो एसएचएम ही नहीं कर पा रहा है, तो इस सिचुएशन को नाम देते हैं हम ओवर डैम्प्ड सिचुएशन। ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, एसएचएम ही नहीं कर पा रहा है बेचारा स्प्रिंग मास सिस्टम। वो मास को तुमने पुल करके छोड़ा तो धीरे 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 करके वो अपनी मेन पोजीशन पे आके रुक गया, वो ऑसिलेट ही नहीं कर पा रहा। इतनी ज्यादा डैम्पिंग है, इतना ज्यादा विस्कस फ्लूइड का विस्कस ड्रैग फोर्स है कि एसएचएम नहीं हो पाता है। ऐसा बस एक्स में डिक्रीमेंट होकर जीरो हो गया, तो इसको क्या नाम दिया अपन ने, क्या नाम दिया था अपन ने इसको, ओवर डैम्प्ड सिचुएशन, ठीक है। गामा इक्वल टू ओमेगा में भी तो नेगेटिव सॉल्यूशन आया है, ये भी तो एक नेगेटिव सॉल्यूशन है। दिस इज ऑल्सो लाइक सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, इसमें भी ऐसे ही होगा कि धीरे धीरे एक्स कम हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं क्रिटिकल डैम्प्ड सिचुएशन, क्रिटिकल डैम्प्ड सिचुएशन। ये हमारे काम की सिचुएशन है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। पहले तो ये दोनों समझ में आया, ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प्ड क्या होता है। क्रिटिकल डैम्प्ड में भी एक्सपोनेंशियल नेगेटिव जैसा कुछ आ जाएगा, उसका भी आपका एक्स का ग्राफ ऐसी तरह से कुछ बन जाएगा। चलो, ये पहली दोनों सिचुएशन समझ में आई क्या, ओवर डैम्प्ड एंड क्रिटिकल। थोड़ा हेवी हो रहा होगा आपके लिए, फिर से मैं शुरुआत से बताता हूँ मैंने क्या करा। हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, यहाँ तक तो सबको पता था क्या करा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि कुछ सॉल्यूशन अज्यूम कर लो। तो मैंने सॉल्यूशन अज्यूम करा, एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन अज्यूम करा। क्यों अज्यूम करा एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सब तरह के ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह की पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन ऐसे ही आते हैं, ये हमें पता था। पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ना लाइक दिस, उनके सॉल्यूशन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। चलो, तो जो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वैसा कुछ मैंने अजम्पशन ले लिया, मैंने मान लिया कि सॉल्यूशन ऐसा है।
अब अगर ये सॉल्यूशन है तो डबल डिफरेंशिएशन और सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाली, वो मैंने सब्स्टिट्यूट करी, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी। ये अगर सही में सॉल्यूशन है जो मैंने अज्यूम करा है, तो ये वाला टर्म 0 होना चाहिए। ये जीरो करके मैं वो जो लैम्डा है ना उसकी वैल्यू ढूंढ सकता हूँ। तो लैम्डा की वैल्यू मैंने ढूंढी तो मुझे पता चला ये सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें मैंने अलग अलग पॉसिबिलिटी चेक करी, तो गामा ग्रेटर देन ओमेगा सिचुएशन बनी जिसमें लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव रखने से मैं नेगेटिव यहाँ पे रख दूंगा, जो भी वैल्यू आ रही है वो रखी, तो मुझे दिख रहा है कि एक्स एक्चुअली एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग जैसा दिख रहा है। मतलब सिचुएशन इतनी ज्यादा डैम्प्ड थी कि मास एसएचएम जैसा कर ही नहीं पा रहा। जब गामा और ओमेगा को इक्वल करा तब भी ऐसे ही हो रहा है। इसको बोल दिया क्रिटिकल डैम्प। ये दोनों सिचुएशन में एसएचएम होता ही नहीं है, इसलिए ये दोनों हमारे काम की नहीं है। दिस आर नॉट डैम्ड एसएचएम। हम पढ़ रहे डैम्ड एसएचएम, तो ये डैम्ड एसएचएम का पार्ट नहीं है, इनमें एसएचएम ही नहीं होता है। ये समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब लास्ट वाली सिचुएशन हमारे काम की है। लास्ट वाली सिचुएशन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ये गामा लेस देन ओमेगा होने पे हम इसको बोलते हैं अंडर डैम्ड सिचुएशन। अंडर डैम्ड सिचुएशन, अंडर डैम्ड। प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। आपने देखा है कि स्प्रिंग से मास को लटकाओ, मास को खींच के छोड़ो, तो वो एसएचएम तो करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा होता है, पर धीरे धीरे आके इक्विलिब्रियम पे रुक जाता है। तो प्रैक्टिकली यही सिचुएशन होती है, अंडर डैम्ड होती है। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल डैम्ड एसएचएम के केसेस, डैम्ड ऑसिलेशन के केसेस यही वाले होते हैं। तो ये हमारे काम की चीज है। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, हमारा ये लैम्डा की वैल्यू जो है ना इमेजिनरी आ गई। इमेजिनरी का मतलब क्या? तो अंडर डैम्ड वाली सिचुएशन को अपन अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पर अंडर डैम्ड, अंडर डैम्ड सिचुएशन को देखते हैं। तो उसका सॉल्यूशन हमारा जो लैम्डा का था वो लिख दूं, तो x इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा सम कांस्टेंट a इंटू ई टू द पावर माइनस गामा प्लस माइनस रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इंटू आयोटा इंटू टी। ये सॉल्यूशन आ रहा है। इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो e टू द पावर माइनस गामा टी अलग कर सकता हूं, और e टू द पावर प्लस माइनस आयोटा टाइम रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इसको मैं अलग कर सकता हूं इंटू टी। ठीक है, प्रोडक्ट पे e की पावर में तो कर सकते हैं ऐसा, है ना। अब ये जो आयोटा e की पावर आयोटा वाला जो ये जो नंबर है, वो याद करो, दिस इज बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से आप sin थीटा प्लस cos थीटा ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हो ना, cos थीटा प्लस राइट sin थीटा, वैसे कन्वर्ट कर सकते हो ना। बताइए, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शायद थोड़ा बहुत मैंने भी बताया था आपको। e की पावर i थीटा दिस कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स sin थीटा, है ना। तो ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, लेकिन ये प्लस माइनस लगा, तो एक्चुअली दो सॉल्यूशन लिखे मैंने, दो पॉसिबल सॉल्यूशन लिखे मैंने। दोनों ही पॉसिबल सॉल्यूशन में जो हमारा ये साइन कॉस के अंदर एंगल में लिखने वाली चीज आ रही है वो ये आ रही है। साइन कॉस के अंदर एंगल में अपन ये लिखने वाले हैं, साइन कॉस के अंदर एंगल में हम ये लिखने वाले हैं। ठीक है, और जो दो सॉल्यूशन है उनका कॉम्बिनेशन भी तो फिर एक सॉल्यूशन होगा। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं उनको कंबाइन कर दो, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, वो भी तो एक सॉल्यूशन होगा फिर। सही बात है क्या? बताओ, है ना। मान लो मेरे पास दो सॉल्यूशन जो आ गए, उनको मैंने ऐड कर दिया, तो एडिशन करके जो मिलेगा वो भी तो सॉल्यूशन होगा। क्योंकि इसमें अगर मैं x की वैल्यू x1 प्लस x2 रख दूंगा तो मेरे पास सिंपली वही दो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो उनको ऐड करके भी सॉल्यूशन होता है। तो रियल सॉल्यूशन, अब ये तो इमेजिनरी सॉल्यूशन दिख रहा है, आयोटा वाला है, लेकिन इसमें जो दो इक्वेशन आएगी उनको ऐड कर दूं, एक में प्लस और एक में माइनस साइन है, प्लस माइनस लेने से यहाँ बीच में प्लस माइनस आएगा, जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे केवल रियल वैल्यू मिल जाएगी। तो वन ऑफ द रियल सॉल्यूशन वो आ जाएगा मेरे पास x इक्वल टू ए टू द पावर माइनस गामा टी, और दूसरा वाला टर्म में मैं आयोटा जो कॉस वाला था वो ऐड हो जाएगा बस। तो कॉस रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इंटू टी, ये रियल सॉल्यूशन बचेगा। ये आ रहा है क्या समझ में? बताओ। ठीक है। अच्छा, कुछ इनिशियल फेज हो सकता है
तो यहाँ पे कोई डेल्टा वेल्टा कांस्टेंट जोड़ भी सकता हूँ मैं, कुछ डेल्टा वेल्टा कांस्टेंट जोड़ भी सकता हूँ। इनिशियल फेज में जो मैंने इनिशियल कंडीशन पे तो ध्यान ही नहीं दिया था, इनिशियल फेज भी कुछ हो सकता है, वो भी जोड़ सकता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, चलो तो ये इक्वेशन आया था हमारे पास। ये ए मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो भी बनने वाला था t इक्वल टू 0 पर, उसके बाद इक्वेशन ये बन गई। अच्छा, कॉस को साइन भी लिख सकते हो इनिशियल फेज चेंज करके, तो उसको आप साइन भी लिख सकते हो इनिशियल फेज चेंज करके, है ना। इनिशियल फेज डेल्टा की वैल्यू बदल दी जिससे इसको साइन में लिख दिया मैंने। सो आफ्टर यूजिंग दिस सॉल्यूशन ये इक्वेशन भी आ सकती है। दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये एसएचएम की इक्वेशन है, और ये ऐसी एसएचएम की इक्वेशन है जिसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है। एक्चुअली प्रैक्टिकली यही सिचुएशन होती है, प्रैक्टिकल यही आंसर आता है। प्रैक्टिकल अंडर डैम सिचुएशन का सॉल्यूशन जो रियल दिखता है हमको यही दिखता है। अभी मैंने बताया था ना आपको, ये धागे से कुछ चीज लटका रखी थी मैंने, इसको टिल्ट करके छोड़ रहा था, तो क्या हो रहा था, देखो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है और ये रुक रहा है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर रियल सिचुएशन, ये रियल सिचुएशन का सॉल्यूशन है। सो फाइनली हमारे एक्स की वैल्यू ये आती है। अब ये इक्वेशन क्या दिख रही है हमको, एसएचएम के अंदर कुछ एक एम्पलीट्यूड जो है वो e की पावर माइनस गामा टी मल्टीप्लाई हो गया, तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जा रहा है और एसएचएम हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डैम्प्ड एसएचएम, एम्पलीट्यूड कम होते हुए एसएचएम इज कॉल्ड डैम्प्ड एसएचएम। ऐसा लग रहा है कि एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है, उससे धीरे धीरे कम होते जा रहा है और पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। इनिशियल फेज मुझे पता नहीं कितना है, तो इनिशियल कहीं से भी रैंडमली स्टार्ट करा और एसएचएम जिसका एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है, ऐसा मैंने ग्राफ बना दिया। इस तरह का हमें दिखता है। चलो ठीक है, तो फाइनली हमने समझा कि जब भी किसी स्प्रिंग मास सिस्टम में एक डैम्पिंग का फोर्स भी लग जाए, विस्कस ड्रैग फोर्स जैसा डैम्पिंग का फोर्स लग जाए, तो डैम्पिंग के फोर्स के साथ जो सॉल्यूशन आता है, अब मैथ भले समझ में आया होनी, आपको सॉल्यूशन फाइनली याद होना चाहिए। सॉल्यूशन तीन कंडीशन में आता है, विथ दिस टू कंडीशन एसएचएम होता ही नहीं है, लास्ट कंडीशन में एसएचएम होता है, और वो एसएचएम ऐसा होता है जिसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाता है। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डैम्प्ड एसएचएम। ये वाला जो फाइनल सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं अपन डैम्प्ड एसएचएम। ठीक है, अब आप ये भी समझ गए कि डैम्प्ड एसएचएम में एसएचएम की इक्वेशन क्या आती है। दिस इज इक्वेशन ऑफ फॉर डैम्प्ड एसएचएम, दिस इज इक्वेशन फॉर डैम्प्ड एसएचएम। और डैम्प्ड एसएचएम में किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से एसएचएम होता है वो भी समझ में आ रहा है। डैम्प्ड एसएचएम में किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से एसएचएम होता है, डैम्प्ड एसएचएम की फ्रीक्वेंसी उसको मैंने बोल दिया ओमेगा डी, ओमेगा डी, ओमेगा डी इज रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। थोड़ा इस ओमेगा डी पे ध्यान देते हैं। डैम्प्ड एसएचएम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नेचुरल एसएचएम की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी ना वो नहीं होती, ओमेगा था रूट के बाय, इसे बोलते हैं नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यह है स्प्रिंग मास सिस्टम की अपनी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब डैम्पिंग होती है तो जिस फ्रीक्वेंसी से सिस्टम एसएचएम करता है वो बदल गई, फ्रीक्वेंसी कम हुई है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, तो टाइम पीरियड ज्यादा होता है, टाइम पीरियड इज मोर, टाइम पीरियड इज मोर। डैम्प्ड एसएचएम का टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा आता है। समझ में आ रही बात। चलो यस वेदांत कर देता हूं मैं। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी के बाद समझ में आई कि डैम्पिंग के साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी आती है वो बदल जाती है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं रहती, टाइम पीरियड भी बदल जाता है। ठीक है, ये आपके काम की चीज है, डैम्प्ड एसएचएम की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा डैम्पिंग के साथ एक्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती आ रही है, एक्स वाज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्क्रीन बोल सकते हैं अपन, है ना, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू भी देखो चेंज हो रही है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है, अब मैं थोड़ा सा बोर्ड पे मुझे जरूरत स्पेस की है तो मैं कुछ चीजें हटा रहा हूँ यहाँ पर, ये बीच वाला पोर्शन हटा रहा हूँ। ठीक है, बीच वाला पोर्शन मैंने हटा दिया।
ठीक है, तो वो जो a इंटू ई की पावर माइनस गामा टी वाला टर्म है ना, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड एसिड, a इंटू डी पावर माइनस गामा टी, इसको बोल देते हैं डैम्प्ड एसिड का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो रहा है। एम्पलीट्यूड की टाइम के साथ इक्वेशन मिल गई हमको, इसका तुम ग्राफ भी बना सकते हो, धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक है, इसका टाइम वो सब लिख सकते हो, टाइम कांस्टेंट जैसी चीज, तो कितने टाइम में आधा हो जाएगा वो सब भी लिख सकते हो। टाउ एल टू टाइम पर आधा हो जाएगा, टाउ यहाँ पे दिखेगा 1/गामा एल टू टाइम पर ही आधा हो जाएगा। इनिशियल जो एम्पलीट्यूड था उसका आधा एम्पलीट्यूड बचेगा। ठीक है, एग्जैक्टली टी को 1/गामा लिख दो, टी इक्वल टू 1/गामा पे 1/e टाइम बचेगा। एट टी इक्वल टू 1/गामा एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इज इनिशियल एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय ई, ये ai का बाय ई बचता है। तो ये सारी वो सब चीजें सेम एलसीआर सर्किट, एलसी सॉरी एलआर सर्किट, आरसी सर्किट जैसे ही सब कुछ लिख सकते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और आप मुझे ये भी बता सकते हो कितने टाइम के बाद ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है एसएचएम करना बंद कर देता है, वो भी बता सकते हो। लगभग 10 टाइम कांस्टेंट, तो 10/गामा टाइम के बाद लगभग एसएचएम खत्म हो जाएगा। समझे कितना टाइम लगता है रुकने में, ये भी बता सकते हो। ठीक है, चलो थोड़ी देर बाद स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी भी धीरे धीरे कम हो रही है भाई, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो स्प्रिंग एनर्जी भी कम हो रही है। स्प्रिंग एनर्जी कितने टाइम में कितनी हो जाएगी वो भी बता सकते हो। मैक्सिमम स्प्रिंग एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर होती है, और यही पूरे एसएचएम की एनर्जी होती है। एनर्जी ऑफ एसएचएम याद करो, अपन लिखते थे हाफ के ए स्क्वायर, ए की वैल्यू डाल दो तो हाफ के इनिशियल ए का स्क्वायर e की पावर माइनस 2 गामा टी। तो अब एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है ये भी बता सकते हो, कितने टाइम में आधी हो जाएगी ये भी निकाल सकते हो। कर पाओगे क्या ऐसा, बताओ। ओके ठीक है, तो फटाफट ये सब नोट करो, और बस ये आइडिया चीजों का अच्छे से लिख लो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, एक बार सब चीजों का कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख लो। एनर्जी ऑफ एसएचएम का ग्राफ बना लो, मेरे पास स्पेस नहीं है, अब आप खुद बनाओ, ऐसे दिखेगा ग्राफ, तो वो कितने देर में आधी होगी, वो क्या टाइम होगा वो लिख लेना, है ना, लिखो सब। तो हम पूछ रहे हैं क्या करना है, तो एनर्जी ऑफ एसएचएम का ग्राफ बनाओ, कितने टाइम में एनर्जी हाफ हो जाएगी वो टाइम लिखो। ठीक है, चलो अच्छे से एक बार सब कुछ देख लो बोर्ड पर, कहीं कुछ लग रहा है समझ नहीं आ रहा है तो बताओ। सर वो अपन ने रियल सॉल्यूशन वाला पॉइंट लिखना, वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, रियल सॉल्यूशन वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, है ना। देखो यहाँ x के दो सॉल्यूशन थे, प्लस माइनस लिखने से दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, वो दो सॉल्यूशंस लिखो अच्छे से, क्या आएंगे, तो e की पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ जो प्लस माइनस है उसकी वजह से यहाँ भी प्लस माइनस आ जाएगा, तो दो सॉल्यूशन ऐसे आएंगे जिसमें एक में साइन वाला टर्म प्लस में होगा, एक में साइन वाला टर्म नेगेटिव होगा। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करूंगा तो आयोटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, गायब हो जाएगा, एक में प्लस एक में माइनस था, तो आयोटा वाला टर्म गायब हो गया, तो मुझे मिलेगा cos थीटा का डबल 2 cos थीटा। वो जो 2 है वो मैंने हटा दिया, मैंने इनिशियल एम्पलीट्यूड बदल दिया, ये इनिशियल एम्पलीट्यूड जो है वो मैंने बदल दिया, तो इसको एडेज जैसा मान लो, कुछ अलग एम्पलीट्यूड एडेज है, जब पहले एडेज था इसको ए बोल दिया ऐसा मान लो, है ना। तो 2 पे मेरा ध्यान नहीं था, वो 2 को तो ए में एडजस्ट कर दिया मैंने, और फिर पीछे cos वाला जो टर्म आया था ना उसको इनिशियल फेज बदल के मैंने साइन वाले में कन्वर्ट कर दिया। तो रियल सॉल्यूशन इस तरह का दिखेगा। अब साइन वाला हमें अच्छा लगता है इसलिए मैंने साइन में लिख दिया, कॉस में भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आदत इक्वेशन एसएचएम लिखने की साइन में है ना, इसलिए मैंने उसको साइन में बदल दिया।
वो साइन और कॉस में फर्क डेल्टा का होता है बस। ठीक है क्या? अब समझ में आया कैसे लाया मैं? ठीक, चलो। एनर्जी हाफ एट ln2 by 2 गामा, हाँ बिल्कुल सही सोहम। ये एनर्जी की जो इक्वेशन है इसमें देखो 2 गामा आ गया, इसका टाइम कांस्टेंट एनर्जी का 1/2 गामा है, तो ln2 by 2 गामा, इस पे एनर्जी आधी हो जाएगी। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आते वो बोल देंगे कि भाई 1 सेकंड में आधी एनर्जी हो गई है, तो बताओ बी की वैल्यू क्या थी, मास दे दिया और बी की वैल्यू पूछ ली, बी पूछ लिया डैम्पिंग फोर्स का कोफिशिएंट, डैम्पिंग कांस्टेंट पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, नॉमेनक्लेचर का यहाँ पे थोड़ा सा है ना गड़बड़ है। नॉमेनक्लेचर में कई किताबों में है ना, इसको मैं देखता हूँ तो वो डैम्पिंग कोफिशिएंट बोल देते हैं और इसको डैम्पिंग कांस्टेंट बोल देते हैं, और कई किताबों में उल्टा होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये बी की कोई डायमेंशन है, इस बी की कोई डायमेंशन है। ये बी क्या है देखो, फोर्स बाय वेलोसिटी, तो न्यूटन पर मीटर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर, इसकी कोई डायमेंशन है। और यहाँ बी बाय 2m निकालोगे ना तो इसका अलग डायमेंशन आएगी। ये ओमेगा के साथ रिलेट हो रहा है ना, तो ये पर सेकंड में मेजर होता है, ये मेजर होता है पर सेकंड में, ये हर्ट्ज में मेजर होगा। ठीक है, देखो ओमेगा के साथ इसका रिलेशन आ रहा है रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, तो दिस गामा इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, तो इसका यूनिट होगा पर सेकंड। यूनिट से समझ जाना किसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलो ओके। मुझे बोल रहे थे कि बच्चे ऑडियो वीडियो ठीक नहीं है, अब है क्या? ऑडियो वीडियो ठीक है? क्लियर? क्लियर है आप? वो ऑडियो की रहती है प्रॉब्लम, इसमें तो आप जानते ही हो। ठीक है, मैंने वैसे बंद करके चालू कर लिया तो अब शायद चीजें बेटर हो जाएगी। ओके, डैम्प्ड एसएचएम अपना कंप्लीट। डैम्प्ड एसएचएम में फाइनली याद क्या रखना है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग कांस्टेंट b by 2m, इसके और ओमेगा विच इज द नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, इनमें एक रिलेशन होता है कि अगर ओमेगा ज्यादा हुआ इससे गामा कम हुआ तो तो अंडर डैम्पिंग कहते हैं सिचुएशन। इन अंडर डैम्पिंग हमें एसएचएम दिखता है जिसका एम्पलीट्यूड कम होते जाता है। इन केस ऑफ ओवर डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग हमें एसएचएम जैसा दिखता नहीं है। अच्छा, ओवर डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग कहाँ हमारे काम का है, तो जहां हम चाहते हैं कि एसएचएम ना हो वहां ये काम का है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो ऑटोमेटिक क्लोज होने वाले डोर होते हैं ना, जिनमें कुछ वो एक मशीन जैसे लगा देते हैं, तो डोर को तुम खोलो तो फिर डोर को छोड़ दो तो अपने आप बंद हो जाता है। देखा आपने ऐसा? डोर स्टॉपर ये होते हैं ना, डोर अपने आप बंद करने की मशीन होती है, डोर को खोलो और आप छोड़ दो तो डोर अपने आप बंद होता है। तो वहां हम कभी नहीं चाहते ना कि डोर ऐसे ऐसे सिस्टम करते हैं। वहां हमको अच्छा लगेगा कैसा कि तुमने दरवाजा खोला, उसका दरवाजा ऐसे 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 कर रहा है, वो फिर बीच में आकर रुक रहा है बहुत देर बाद, अच्छा लगेगा कैसा? बताओ, है ना? यस। ठीक है, तो आपको बहुत खराब लगेगा वहां पे डोर ऐसे ऐसे चलते रहेगा तो वहां जितनी भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, वहां पर हम हमेशा ओवर डैम्पिंग करके रखते हैं, वहां डैम्पिंग का फोर्स ज्यादा होना चाहिए, ओवर डैम्पिंग करके रखते हैं। तो जहां हम चाहते हैं एफिशिएंट ना हो वहां ओवर डैम्पिंग करके रखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, कार कार के सस्पेंशन जो होते हैं ना, उनमें ओवर डैम्पिंग होती है। आप कभी कार किसी बम्प से पास हो तो आप थोड़ी चाहोगे कि कार ऐसे ऐसे चलते रहे, आप तो चाहोगे ना कि फटाफट अपनी इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे आके रुक जाए। तो कार के सस्पेंशन में भी ओवर डैम्पिंग की सिचुएशन होती है। ठीक है, यस। हाँ, के बड़ा रखेंगे, के नहीं, ये जो बी होता है ये बड़ा रखते हैं। बी बड़ा रखने से बी बाय 2m बड़ा आता है, जिससे गामा बड़ा हो जाता है ओमेगा से, तो डैम्पिंग का फोर्स ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ओवर डैम्पिंग वगैरह कहाँ अच्छा होता है वो भी देख लिया। पिकनिक में तो अंडर डैम्ड वाले सस्पेंशन अच्छे रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही। अंशुल बोल रहा है प्रैक्टिकली कैसे? प्रैक्टिकली तो बताया मैंने अभी, जो
डोर स्टॉपर होते हैं, डोर को ऑटोमेटिक क्लोज करने की जो मशीन होती है वो ओवर डैम्ड होती है, कार के सस्पेंशन ओवर डैम्ड होते हैं, तो प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन है ओवर डैम्ड का। ठीक है, दैट क्लियर? ओके, अब डैम्ड एसएचएम की थ्योरी और सब कंप्लीट, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सब ये फॉर्मूले वॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन सब आराम से हो जाएंगे। तो फॉर्मूले बस याद रखना, अभी मैं सब हटा रहा हूँ, सब तो नहीं, कुछ चीजें हटाता हूँ उसमें से जो मुझे अभी जरूरत नहीं है। सर ओवर डैम्पिंग प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ओवर डैम्पिंग प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं? तो गामा बड़ा करना है आपको, उसके लिए बी बड़ा कर दो। तो ऐसा कुछ फ्लूइड वगैरह डाल दो अंदर जिसका बहुत ज्यादा विस्कस ड्रैग फोर्स लगे, बहुत ज्यादा विस्कस ड्रैग फोर्स लगे, ये बी ज्यादा हो जाए तो ओवर डैम्पिंग हो जाएगी। क्लियर? ओके, चलो अब ये इधर का पोर्शन में हटा रहा हूं, ध्यान देना आप। देखो मान लो एक इंडक्टर जिसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी था, उसको कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, और कैपेसिटर इनिशियली चार्ज था, कैपेसिटर में कुछ चार्ज था, ठीक है। एक एलसी सर्किट बनाया जिसमें है ना रेजिस्टेंस भी है, एलसी सर्किट बनाया जिसमें रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इक्वेशन लिखे बाय केवीएल, कैपेसिटर को क्रॉस करूंगा, करंट इधर मान रहा हूं मैं, तो Q बाय सी, Q को स्मॉल क्यू मान रहा हूं, किसी इंस्टेंट पे स्मॉल क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू बाय सी माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। करंट की डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना। ये डी आई बाई डी टी, तो मैं लिख सकता हूं करंट को माइनस डी क्यू बाई डी टी, भाई कैपेसिटर से चार्ज करंट बाहर जा रहा है तो चार्ज नेगेटिव चेंज होगा, चार्ज में डिक्रीमेंट आएगा, वो सब्स्टिट्यूट करो। इस डी आई बाई डी टी में आई को लिख दो माइनस डी क्यू बाई डी टी, इसको माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख दो, तो हो जाएगा एल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस आई आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। देखो सही बात है क्या? देखो इसमें कोई दिक्कत? यस, ठीक है ना। अच्छा, करंट की मैंने डायरेक्शन ये मानी थी, तो इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन जाएंगे तो माइनस एल डी टी, कैपेसिटर में क्यू बाय सी, और रजिस्टर को इधर जाएंगे तो माइनस आई आर, है ना। ये तो सही लिखा है पर, ठीक है। यहाँ आई आर का टर्म नेगेटिव में आ रहा है और इधर वो पॉजिटिव में लाया था मैं, छोटी सी यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड। अच्छा हाँ, एक मिनट, आई को भी तो लिख सकता हूँ ना मैं माइनस डी क्यू बाई डी टी, आई को माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख दो, तो आई को माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी। वही मैं सोचू यार माइनस क्यू आ गया। अब सही है, देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को जरा देखो, ये राइट साइड लिखी हुई इक्वेशन को देखो, एल से डिवाइड कर लो, एल से डिवाइड कर दो, यहाँ पर गामा ले लो आर बाय 2l, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम वो होती है 1/√LC। तो ये और ये इक्वेशन देख के कुछ कुछ हुआ, d2q by dt2 plus 2 gamma dq by dt plus ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल टू 0। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सेम टू सेम है, दिख रहा है आपको? यस। अब डैम्पिंग कौन करवा रहा है? रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस सर्किट में था उससे अब डैम्पिंग हो रही है। तो जैसा वहां पर विस्कस ड्रैग फोर्स का काम था ना, डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स का जो काम था एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर रजिस्टर कर रहा है। आ रही बात समझ में?
यस, है ना, ड्यू टू रेजिस्टेंस देयर इज पावर लॉस एंड देयर इज सम डैम्पिंग। ठीक है, अब इस सर्किट का सॉल्यूशन भी पता चल गया आपको, तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल चीजें, तो यहाँ अगर सॉल्यूशन आता है तो यहाँ भी सॉल्यूशन आता है आपको, आया, है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इक्वेशन लिख सकते हो, कभी आपको एलसी सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ दे दे चीजें, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो, आपको पता है कि क्या होगा, अगर ये R/12 ओमेगा नॉट से ज्यादा हुआ तो ओवर डैम्प सिचुएशन हो गई, R/12 ओमेगा नॉट से कम हुआ तो अंडर डैम्प सिचुएशन हो गई, इक्वेशन वगैरह लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना, कॉपी पेस्ट हो गया सब, नोट कर लो। ठीक है, फटाफट नोट कर लो सब, हम कॉपी पेस्ट तो आप कर लोगे ना, मैं तो नहीं करके बताऊं। ठीक है ना, आप सब कर लेना, मैंने छोड़ दिया इसके आगे। ठीक, चलो हो गया क्या नोट, क्या सब कुछ नोट कर लिया आपने? यस, ओके। अब एक और मजेदार चीज देखते हैं, आओ, LCR सर्किट, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उसके अंदर हमने एसी पोटेंशियल लगाया, एसी पोटेंशियल लगाया, एसी पोटेंशियल की अपनी खुद की एक ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, मान लो पोटेंशियल लगाया V0 साइन ओमेगा टी, ऐसा लगा दिया मान लो, ठीक है, करंट कुछ अलग फेज में आ जाएगा, वो लिख लेंगे अपन, अपने एसी पोटेंशियल की खुद की एक नेचुरल अपनी फ्रीक्वेंसी है, एसी पोटेंशियल चाहता है कि सर्किट में ओमेगा फ्रीक्वेंसी से एसएचएम हो, करंट ओमेगा फ्रीक्वेंसी से एसएचएम हो, हमने पढ़ा है यहाँ ओमेगा से ही एसएचएम होते हैं, यहाँ करंट के, यहाँ पर जो करंट आता है उसकी कुछ पीक वैल्यू होती है और वो कुछ अलग फेज में होता है, पर है ना, जो भी फेज हो प्लस माइनस फाइव जो भी होता है, ठीक है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही रहती है जो पोटेंशियल की है, होता है ना, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही है जो पोटेंशियल की है, जो पोटेंशियल हमने लगाया था जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से पोटेंशियल ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी से यहाँ करंट ऑसिलेट करता है, एम आई राइट, ये सही है क्या, ये समझ में आ रहा है ना, यस, पोटेंशियल इज लाइक फोर्स, पोटेंशियल इज लाइक फोर्स, ध्यान से देखना, एक स्प्रिंग है, उससे एक मास कनेक्टेड है एंड देयर इज सम डैम्पिंग, नीचे कोई विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड से डैम्पिंग का फोर्स भी लग रहा है, यहाँ पे फ्लूइड है तो डैम्पिंग हो रही है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, मास m और डैम्पिंग का फोर्स मैंने माइनस dv बता दिया, स्प्रिंग मतलब कैपेसिटर है, मास मतलब इंडक्टर है, डैम्पिंग फोर्स मतलब रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस सिस्टम को फोर्स लगा के ऑसिलेशन कराया, जो फोर्स लगाया उसका कुछ एम्पलीट्यूड है इनटू साइन ओमेगा टी, फोर्स लगा के ऑसिलेशन कराया, यहाँ फोर्स वहां पोटेंशियल लगा के ऑसिलेशन कराया था, LCR circuit with some potential is identical to forced oscillation, forced oscillation और LCR circuit सेम चीज है, तो समझ में आ रहा है, forced oscillation and LCR circuit are same thing, बोलो, तो समझ में आ रहा है ना, वहां पे करंट वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है LCR सर्किट में जो तुम्हारे पोटेंशियल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर भी जो SHM होगा मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उससे मास की कुछ वेलोसिटी क्रिएट होगी, तो वेलोसिटी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही हो जाएगी, वो लिख देंगे कुछ V0 इंटू साइन कुछ ओमेगा टी प्लस कुछ इनिशियल फेज हो सकता है, वो इनिशियल फेज फाइव मान लो, डायरेक्ट देख के मैंने बोल दिया कि वेलोसिटी ऐसे आना चाहिए, जो फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वेलोसिटी एसएचएम करेगी, समझ में आ रही बात?
ठीक है, देखो यहाँ पे कोई डाउट है क्या? अब नो डाउट, रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस क्या होता है? जब तुम्हारे एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए। इस सर्किट की नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC। यहाँ स्प्रिंग मास सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है 1/√K/m। तो तुम्हारे ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब √K/m से मैच कर जाए, जब तुम्हारे ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी √K/m से मैच कर जाए तो रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ रेजोनेंस का मतलब हो जाएगा कि वेलोसिटी मैक्सिमम, वहां करंट की पीक वैल्यू मैक्सिमम, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम। हरी बात समझ में? इफ ओमेगा मैचेस विद ओमेगा नॉट देन रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी की आरएमएस वैल्यू या वी नॉट मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है ब्लॉक की, समझे? यस, है ना? मैक्सिमम वेलोसिटी इज नॉट आइडेंटिकल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होना और वेलोसिटी मैक्सिमम होना सेम बात नहीं है। मीन से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने की सिचुएशन अलग आती है, मीन से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने की सिचुएशन अलग आती है। ठीक है, चलो, तो ये अपन ने पढ़ा फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में। जब फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है ना, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो बनती है, ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, F0/m डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो आता है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो आता है F0/m रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन था यार, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, सॉरी, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आता है। 2 मिनट यार, मैं भी भूल रहा हूँ एक्चुअली ना, ये सब यूज होता नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। एससीबी में आपने देखा होगा ये, है ना? एससीबी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें थे ये सब, तो मैं भी आपको एससीबी से देख के भी जस्ट लिखा रहा हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझको। हाँ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाय एम स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आता है हमारे पास एम्पलीट्यूड का। जो हमारा फोर्स है, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मैंने मान ली एफ नॉट, फोर्स की मैंने मैक्सिमम वैल्यू मान ली एफ नॉट है, तो हमारे ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसकी इक्वेशन ये आ जाती है। ये ओमेगा है आपके फोर्स की फ्रीक्वेंसी, जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से फोर्स वेरी कर रहा है, ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है स्प्रिंग मास सिस्टम की। ठीक है, अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके करके तुम पता कर सकते हो कि कब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा। और यहाँ पर एससीबी में गलती है, एससीबी में जो इसका फाइनल आंसर लिखा है ना वो गलत है। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके चेक करना। एससीबी में जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी में बोल दिया है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा वो गलत है, आप चेक करना डिफरेंशिएट करके। ठीक है, ओमेगा वेरिएबल है यहाँ पर, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, तो एम्पलीट्यूड डी ए बाय डी ओमेगा 0 करके पता चल जाएगा कि कब किस ओमेगा पे मैक्सिमम होगा, तो निकाल के चेक करना। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। एक और चीज, हाँ, तो हम मैंने ये डैम्ड एसएचएम का कई बच्चों को दिक्कत आती रहती है, तो उसका एक वीडियो भी बनाया था, वो चैनल पे डाला भी था, तो आप उससे भी देख सकते हो चीजें। ठीक है, चलो, तो डैम्ड एसएचएम में हमने फोर्स्ड एसएचएम भी समझा। फोर्स्ड एसएचएम इज जस्ट आइडेंटिकल टू एलसीआर सिस्टम। एलसीआर में कुछ पोटेंशियल लगाया, बिल्कुल उसके जैसा ही डैम्ड एसएचएम होता है। कुछ चीजें रिलेट करके समझ में आ रही है? ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो हमको फोर्स्ड एसएचएम और डैम्ड एसएचएम समझना था, वो सब हमारी चीजें कंप्लीट हो गई है। जो जो काम की चीजें थी वो सब पूरी हो गई है। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, इस पे बेस। ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको आज कुछ एक असाइनमेंट भेजूंगा, उसमें देखता हूँ क्वेश्चन मिलेंगे आपको कुछ। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। एसी की एक्सरसाइज पूरी करके लाओ, अगली क्लास में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल एसी की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करके लेके आओ। ठीक है, एक्सरसाइज करो। क्वेश्चन बैंक में भी एसी का कुछ मैं देखता हूँ, होगा तो भेज दूंगा।
अदरवाइज वो ईएमआई एंड एसी साथ में था, जितना मुझे याद है ईएमआई और एसी साथ में था। तो ईएमआई और एसी वाले क्वेश्चन बैंक में ही दोनों चीजें है, तो दोनों चीज उसमें से करो, ठीक है। हाँ वही, तो उसका सॉल्यूशन भी 1-2 दिन में, हाँ मैं जो सर बना रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, आज फिर से बोलता हूँ, आज भेजने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको। आज अपन ने डैम डेसिस्टम वगैरह कंप्लीट करा। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू। शांतनु पूछ रहा है मॉडर्न फिजिक्स के बाद कौन सा होगा, इतना क्या टेंशन ले रहा है शांतनु, मॉडर्न तो पढ़ो। चलो बाय।